वह दौर आया जब जनगणना हुई, जाति की जनगणना हुई, और यह काम अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ। और जब सभी वर्गों के लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को समृद्ध करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि सफाई कर्मी के पद हैं, वहाँ ब्राह्मण की संख्या कम है तो उनको वहाँ आरक्षण दे के नौकरी देना चाहिए। जरा सा भी सोचिएगा तो आप पाएंगे कि हमारी व्यवस्था का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ जाति की भूमिका काम न करती हो। आप इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाइए चेक करने के लिए। आप यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को देखिए। जाहिर सी बात है कि इस देश में उपद्रव के असली सूत्रधार सवर्ण जातियों के लोग हैं। लड़की जो भी पास करे उस डिग्री को, उसके खानदान का जिक्र होना चाहिए कि वो किस खानदान से है। मतलब अगर वो ऊंचे खानदान का है तो लिखिए उसमें कि ऊंचे खानदान का है वो। आज का विषय है कि जाति जनगणना के कुछ पक्ष। मैं इस विषय पर केंद्रित होकर समय के भीतर अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करूँगा। पहली बात यह कि जनगणना के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को जानकारी होती है तो भूगोल के लोगों को होती है और अर्थशास्त्र के लोगों को होती है। वे जनगणना के बारे में ज़्यादा बारीकी से उसके सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उस पर बात करते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग जाति की जनगणना पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं तो यह एक सामाजिक विषय भी है। जाति का सवाल हमारे सामाजिक सवालों से जुड़ा हुआ सवाल है। इसीलिए हम समाज में रहने वाले सभी लोगों से यह प्रश्न जुड़ा हुआ है और सबके पास कुछ न कुछ इससे संबंधित ख्याल होते हैं। हमें देखना यह चाहिए कि जाति के सवाल कितने पुराने हैं और इसे कहाँ तक महत्व देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों के सामने प्रायः यह कहा जाता है कि जात पात की बात छोड़ दीजिए साहब, ये एक बेकार की चीज़ है और सब मनुष्य हैं, सब लोग इंसान के तौर पर अपनी पहचान सामने ले आइए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और जाति जो है वो जातिवाद सिखलाती है। इससे आदमी संकीर्ण भावनाओं में कैद हो जाता है। प्रायः हम लोगों के सामने यह बात रखी जाती है और बार बार जाति को भूलने की पैरवी तरह तरह से लोग करते रहे हैं। वहीं हम लोग इस कठोर सच्चाई से भी परिचित होते रहते हैं कि जगह जगह हमें जाति के सवाल दिखाई पड़ते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में हमें जाति के सवाल से जूझना पड़ता है। कभी उसका नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभार उससे लाभ भी हमें हो जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि ये सवाल क्या त्याग देने के लायक हैं या सचमुच इसमें दम है। एक बात का हमें ख्याल करना चाहिए कि पूरी दुनिया में, दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं रही है, इतिहास का कोई दौर ऐसा नहीं रहा है जब जन्म के आधार पर जो मिली हुई पहचान है उसका कोई महत्व न रहा हो। जन्म के आधार पर जो पहचान मिलती है मनुष्य को, दुनिया का चाहे कोई देश हो, कोई सभ्यता हो, इतिहास का कोई दौर हो, आप देखिएगा कि उसका जिक्र किसी न किसी रूप में जरूर होता है कि आप जन्म से क्या हैं। अब जन्म से हम लोग धार्मिक भी होते हैं, जन्म से हम लोग जाति के अंतर्गत भी आते हैं, जन्म से हम लोग क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं, जन्म से हम लोग किसी कबीले के अंतर्गत आते हैं, जन्म से हम लोग किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव, किसी न किसी रूप में जन्म से हमारी एक पहचान बनती है।
हम लोग अगर भारत के लिखित साहित्य की शुरुआत से देखें तो कहते हैं कि ऋग्वेद से पुरानी कोई पुस्तक इस देश में नहीं है। कहते हैं, अब क्या सच है पता नहीं। उस ऋग्वेद में भी जन्म के आधार पर कुछ बातें कही गई हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था। तो उस किताब में भी हम देख रहे हैं कि जन्म के आधार पर कुछ पहचान हमें दी जा रही है। ये जो जाति शब्द है ना, ये संस्कृत में एक शब्द है जातः। जातः माने जन्म लेना। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो जातस्य का मतलब जिसने जन्म लिया है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, फिर जात से ही फिर आगे जन्म शब्द आ रहा है। जात से ही जाति बना है, अर्थात जन्म पर आधारित। हम लोग सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रामायण, महाभारत और पुराण ग्रंथों को देखें तो हम देखते हैं कि उसमें भी तरह तरह के जन्म से संबंधित पहचान पर बात की गई है। राम का परिचय जब देते हैं वाल्मीकि तो कहते हैं कि इक्ष्वाको वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता। राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। वंश भी एक पहचान है, जाति की पहचान है। कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है। ये पांडवों के यहाँ भी हम देखते हैं, कौरवों के यहाँ भी देखते हैं। कहने का मेरा मतलब आपसे यह है कि हम पुरानी से पुरानी किताब उठा लें, उन किताबों में भी जन्म के आधार पर पहचान की बात की गई है। और विवरणों में पढ़े तो मान लीजिए महाभारत, रामायण, पुराण दूसरे ढंग के ग्रंथ हैं। अगर शुद्ध रूप से हम साहित्यिक ग्रंथ की तरफ जाएं और कालिदास जैसे बड़े कवि की रचनाओं की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि वहाँ भी रघुवंशम जैसी किताब है कालिदास की, वह भी वंश परंपरा की किताब है। यहाँ तक कि शुद्ध रूप से प्रेम कविता की किताब है कालिदास की मेघदूतम। मेघदूतम में भी जो नायक है उसका, जो भुक्तभोगी है, उसका क्या परिचय है तो कालिदास कहते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुना, और उसमें आगे यशस चक्रे जनक तनया। कहते हैं कि एक यक्ष था जिसने अपने कर्तव्य में कुछ कोताही की थी। अब यक्ष कौन होता है? यक्ष भी जन्म आधारित एक पहचान है। उन पुरानी किताबों में यक्ष हैं मनुष्य के अलावा, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, किन्नर हैं, सुर हैं, असुर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि ये यक्ष हैं साहब, ये किन्नर है, ये गंधर्व है, ये राक्षस है, ये असुर है, ये सुर है, यह दैत्य है, यह दानव है। जैसे रावण राक्षस था और महिषासुर असुर था। रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी, वह दैत्य वंश की थी। सारे डिस्क्रिप्शन वहाँ मिलते हैं कि ऐसी ऐसी पहचान उनकी है। कालिदास भी प्रेम की कविता लिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि साहब एक यक्ष था। और छोड़ दीजिए, जब यक्ष बादल से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे संदेश लेकर जाओ और मेरी प्रेमिका तक पहुंचा देना, अलकापुरी की तरफ तुम उत्तर जा रहे हो तो मेरे संदेश पहुंचा देना, तो उन मेघों से भी कहता है कि हे मेघ, तुम बड़े ऊंचे खानदान के हो, तुम पुष्कर खानदान के हो,
तुम्हारे यहाँ आवर्तक नाम का भी एक खानदान होता है, पुष्कर और आवर्तक। उसी को नागार्जुन ने अपनी कविता में लिखा है कि उन पुष्करावर्त में घोंका साथी बनकर उड़ने वाले। पुष्कर और आवर्तक माने मनुष्य तो छोड़ दीजिए, बादलों की भी जाति की चर्चा वहाँ पर की गई है और भूगोल की किताब में भी बादल के कई रूप बताए गए हैं। चलिए, वो जाति से थोड़ी भिन्न चीज़ है। मेरा कहने का मतलब यह कि हम भारत के साहित्य को देखें या बाहर के साहित्य को देखें, जन्म आधारित पहचान की चर्चा मिलेगी। यही मैं तैमूर लंग की आत्मकथा की चर्चा करना चाहूँगा। तैमूर लंग ने अपने जीवन के अंत में 70 साल की उम्र में लगभग अपनी आत्मकथा को उसने कंप्लीट किया था। आप बीती के नाम से हिंदी में संजना कौल ने उसका अनुवाद किया है और संवाद प्रकाशन से यह किताब प्रकाशित है। 3-4 साल पहले यह किताब हिंदी में आई है। उसमें तैमूर लंग न जाने दुनिया के किन किन स्थलों की चर्चा करता है जहाँ जहाँ उसने आक्रमण किया था, और वह डिटेल्स में बताता है कि वहाँ किन लोगों का शासन था, किस कबीले के लोग थे, किस वंश के लोग थे, उनकी जाति कौन सी थी। वो ये भी डिटेल्स देता है कि मेरी सेना में किन किन जातियों के लोग हैं। जैसे वह अपनी सेना में एक टुकड़ी की चर्चा करता है जिसमें चतन कबीले के लोग हैं। कहता है कि ये चतन लोग अलग कबीला है, आदिवासियों जैसे लोग हैं, ये जंगलों में रहते हैं और इनमें क्षमता बहुत है, विपरीत परिस्थिति में काम करने की क्षमता। ये कुत्ते का भी कच्चा मांस खा जाते हैं, ये इतने जीवट के हैं। और दुश्मन के किले पर चढ़ना हो रस्सी लगा करके, और ऊपर से जब वो लोग गरम तेल वगैरह डालते हैं, पत्थर गिराते हैं ऊपर से, तो सबसे ज़्यादा सहने की क्षमता चतन लोगों में है। इसीलिए मैंने इनकी टोली अलग से बना रखी है और इन्हें थोड़ा सभ्य बनाने की भी कोशिश हमने की है। इन्हें भोजन वगैरह अच्छा देने की कोशिश हमने की है। तैमूर कहता है ये, मतलब तैमूर भारत का तो नहीं था, बाहर का था, और उसने जगह जगह के लोगों की नस्लों का जिक्र किया है। वो एक जगह के बारे में लिखता है, वो शायद वजीरिस्तान है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर, मुझे ठीक से नाम हो सकता है याद न हो। वो कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो मैं दुनिया में बड़ी से बड़ी सेना मैंने देखी और मैं कभी डरता नहीं था किसी से, लेकिन वहाँ जाकर के मैं डर गया क्योंकि वहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर थीं और मुझे ये डर हुआ कि मेरे सेना के लोग कहीं गड़बड़ा न जाएं और जो काम करना चाहते हैं वो काम न करके कहीं यही वो लोग गलत रास्ते पर न चले जाएं। और उन महिलाओं के सुंदरता के बारे में, उनकी जाति के बारे में, नस्ल के बारे में तैमूर खूब विस्तार से लिखता है और जल्दी ही वहाँ से हट जाता है। मैंने जानबूझकर तैमूर का नाम लिया कि भारत ही नहीं, बाहर की जो पुस्तकें हैं उन सब में देखने को मिलता है कि जन्म आधारित कोई न कोई पहचान रही है। अब हम लोग अपने देश की स्थिति देखें तो तुलसीदास लिखते हैं कि राम जब राजा बने तो किसके लिए राजा बने, तो कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान ने अवतार इसलिए लिया कि वो विप्र, धेनु माने गाय, संत और देवताओं के हित के लिए उन्होंने अवतार लिया और इसीलिए वो राजा बने। अब जाहिर सी बात है कि विप्र के हित के लिए बने राम, शूद्र के हित के लिए नहीं बने। बाकी का कोई जिक्र नहीं है, विप्र का जिक्र है इसमें। तुलसीदास जैसा भक्त कवि भी जब भक्ति की कविता लिखता है तो जातियों का ख्याल करता है।
और जातियों का ख्याल किए बगैर तुलसी का रामचरितमानस पूरा नहीं होता है, वाल्मीकि का रामायण भी पूरा नहीं होता है जातियों का ख्याल किए बगैर, व्यास का महाभारत पूरा नहीं होता है जातियों का ख्याल किए बगैर, और ऋग्वेद जैसा ग्रंथ नहीं पूरा होता है जातियों का ख्याल किए बगैर। इन सब ग्रंथों में छिपे हुए रूप में ही सही, स्लो मोशन में ही सही, हाशिए पर की आवाज़ के रूप में ही सही, लेकिन समाज को समझने के लिए एक सूत्र जरूर यह दिया गया है कि आपको जन्म के आधार पर जो पहचान समाज में चलती है उस पर बात आपको करनी ही करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई महान काव्य आप नहीं रच सकते हैं, कोई महान पुस्तक आप नहीं रच सकते हैं। आपका रचा हुआ झूठा ग्रंथ हो जाएगा। जिन ग्रंथों में मनुष्य के सामाजिक सच की बात नहीं की जाएगी वह ग्रंथ झूठा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा, आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, आप जहाँ खड़े रहें, तुलसी मान लीजिए शूद्र के विरोध में हैं, तब भी अगर वो ग्रंथ अपना रचना चाहते हैं, अच्छा ग्रंथ जो बाद में पढ़ने योग्य हो और जिससे कुछ जानकारी मिले, अपने विरोध को ही सही वो दर्ज तो करें। आप उसके बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि इसी समाज में शूद्र विरोधी लोग भी रहे हैं और ब्राह्मण विरोधी लोग भी रहे हैं। दोनों तरह के लोग रहे हैं और दोनों तरह के लोगों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की है। भाई यहाँ मीमांसा के ग्रंथ रहे हैं, वेदांत के ग्रंथ रहे हैं, तो चार्वाक के भी ग्रंथ रहे हैं, बुद्ध के भी ग्रंथ रहे हैं, महावीर के भी ग्रंथ रहे हैं, आस्तिक रहे हैं तो नास्तिक भी रहे हैं। और इन सब लोगों ने अपनी अपनी मान्यताओं को रखा है और इन सब मान्यताओं में आप देखिएगा कि जाति के सवाल खड़े हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब रामशरण शर्मा अपनी इतिहास की किताब में कहते हैं कि कम से कम 100 संप्रदाय उस ज़माने में खड़े हुए थे, जिनमें 64 संप्रदायों का लिखित नाम मिलता है कि ये संप्रदाय थे जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे प्रबल होकर सामने आए। इन दोनों संप्रदायों की सबसे बड़ी पहचान थी कि ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध थे, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। ये दोनों के दोनों क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, ये उनकी एक बहुत बड़ी पहचान थी। और जो 64 संप्रदाय हैं उनमें से ज़्यादातर गैर ब्राह्मणों के द्वारा खड़े किए गए धर्म सुधार आंदोलन के रूप थे। अब हम लोग जब मध्यकाल से पार करते हुए आधुनिक काल की तरफ आते हैं तो हम लोग एक कंट्रोवर्शियल स्थिति देखते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एकदम चीज़ों को बदलते हुए हम लोग देखते हैं। अब तक तो ये था कि उच्च कुल में उत्पन्न होना, ऊंची जाति में उत्पन्न होना एक लाभदायक स्थिति होती थी, तो लोग उसका बहुत पक्ष लेते थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सबसे ज़्यादा खतरा हुआ था जो राजे रजवाड़े थे। तो राजे रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों पर एक इल्ज़ाम यह भी लगाया था कि ये लोग निचली जातियों के लोगों को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग जब अंग्रेज़ों को भगा देंगे और फिर से हमारे राजे रजवाड़े स्थापित होंगे तो हम आपको फिर से आपकी अपनी इज्जत दिलवाएंगे। जैसे आप जाति के आधार पर जो इज्जत आप पाते थे ऊंची जाति का होने के कारण, हम आपको फिर से वो प्रदान करेंगे। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, उस समय पैम्फलेट बहुत सारे बने थे, तो जो रजवाड़े थे उन लोगों ने इस तरह के पैम्फलेट जारी किए थे कि साहब हम आपको पुराने आपका सम्मान लौटाएंगे। कहने का मतलब यह है कि राजे रजवाड़ों का जब तक समय चला या चलने की संभावना रही तो उच्च जातीय गौरव को प्राप्त करने का एक हौसला वहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब ये किताब आई है वीर भारत तलवार की बगावत और वफादारी, 2023 में ही आई है। उसमें उन्होंने एक लंबा चैप्टर रखा है सर सैयद अहमद खान पर, और सर सैयद अहमद खान की कई किताबों का जिक्र किया है उन्होंने। आप लोगों को मालूम है कि सैयद का संबंध
बहुत उच्च कुल से था और बहादुर शाह जफ़र के परिवार से भी था, फिर वो अपने को मोहम्मद साहब के परिवार से भी जोड़ते थे और उन्होंने मुस्लिम समाज के भीतर सुधार के बहुत सारे काम किए थे। लेकिन तलवार जी ने लिखा है कि उनका जो पूरा का पूरा अप्रोच था वो अभिजात वर्गीय जो मुसलमान थे, माने जो अशराफ मुसलमान थे, जिनकी इज्जत घट गई थी उस ज़माने में, उनकी पहली कोशिश थी कि उनकी इज्जत फिर से वापस आ जाए। मतलब उनके दिमाग में पासमानदा मुसलमान नहीं थे। तलवार जी ने उनकी किताब से ही कोट करके दिया है एक जगह कि वो लिखते हैं कि जो डिग्री बांटी जाती है, पढ़ाई लिखाई की डिग्री, उस पर लड़का लड़की जो भी पास करे उस डिग्री को, उसके खानदान का जिक्र होना चाहिए कि वो किस खानदान से है। मतलब अगर वो ऊंचे खानदान का है तो लिखिए उसमें कि ऊंचे खानदान का है वो। पहले लोग जब अपना नाम बताते थे तो बताते थे कि हम कहाँ से हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं कि हम लोहारू ख़ानदान के हैं। लोहारू ईरान से उनका रिश्ता मालूम पड़ता था, है ना। कोई अपने को कहता है कि हम अंसार हैं, हम उस ख़ानदान से हैं, उस ख़ानदान से हैं, मतलब उससे हमें इज्जत मिले, ये कहने का उनका आशय होता था। तो एक लंबा वक्त चला जबकि लोग अपने ख़ानदान के ऊंचा होने के बारे में एकदम सजग थे कि कहीं से हमारा ये जातीय अभिमान खत्म न होने पाए, वह बना रहे। फिर एक दौर आया जबकि निचली जातियों के लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारा भी वंश बहुत उज्जवल था और उन्होंने कुछ ऐसे प्रतीकों को ढूंढ निकाला जिससे वे सिद्ध कर सकें कि वे भी ऊंची जाति के हैं। जैसे कुर्मी जाति ने अपने को कुर्म क्षत्रिय कहा, कोयरी ने, कुशवाहा ने अपने को कुशवंशीय क्षत्रिय कहा, कहार ने अपने को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा और जरासंध से, मगध का जो राजा जरासंध था महाभारत काल में, उससे अपने को जोड़ा। कहने का मतलब यह है कि पिछड़ी जातियों में भी कई जातियों ने, दलितों में से भी कई लोगों ने अपने संस्कृतिकरण की कोशिश की। ये सिद्ध करना चाहा कि साहब हम भी कोई छोटे आइटम नहीं हैं, हमें भी आप इज्जत दीजिए, हमारा भी खानदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा था। तो ये देखिए, केवल ऊंची जातियां ऐसी कोशिश नहीं कर रही थी, जो नीचे पायदान पर जातियां थी वह भी कोशिश कर रही थी कि कुछ हमें इसके कारण समाज में इज्जत मिले। फिर एक दौर आया जो झटका पड़ा इन चीज़ों पर, वह दौर आया जब जनगणना हुई, जाति की जनगणना हुई, और यह काम अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ। और अंग्रेज़ों ने केवल गिनती ही नहीं गिनवाई, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी आकलन करवाया। और एक मोटा मोटी बात समझ में आई कि जाति के आधार पर भारत के बहुत सारे लोग उत्पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। उसी दरमियान एक अमेरिकी महिला थी, कैथरीन, मिस कैथरीन मेयो। उन्होंने एक किताब लिखी, मदर इंडिया। और मदर इंडिया किताब में उन्होंने कलकत्ता और आसपास के एरिया का सर्वेक्षण किया था और बताया कि देखिए कैसी कैसी कुप्रथा भारत में प्रचलित है। अंग्रेजों को भी उस पर आपत्ति हुई थी, उस किताब पर। गांधी जी को भी आपत्ति हुई थी और बाकी जो भारत प्रेमी लोग थे उन लोगों को तो आपत्ति हुई ही थी कि भारत की छवि बहुत खराब बनाई गई है। गांधी जी ने तो कहा कि यह एक नाली इंस्पेक्टर का सर्वे है जिसने नालियों के बारे में बताया है कि गंदगी कहाँ कहाँ है। लेकिन
मदर इंडिया किताब को धीरे धीरे महत्व प्राप्त हुआ और अब वह एकदम एस्टैब्लिश्ड किताब है। उसी किताब का जवाब देने के लिए सुनील दत्त और नरगिस दत्त की वो फिल्म मदर इंडिया आई थी, जिसमें भारत की एक महिला की छवि एक आदर्श माता के रूप में गढ़ी गई थी कि जो अत्याचार के खिलाफ अपने बेटे को भी गोली मार देती है। खैर, कहने का मेरा मतलब यह है कि एक दौर ऐसा आया जबकि जाति के आधार पर पीड़ित लोगों की पहचान की जाने लगी और उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई था तो जाति की जनगणना थी। अगर अंग्रेजों ने यह जाति की जनगणना न कराई होती तो सब बातें केवल भावुकता से भरी हुई बातें रह जाती। ऐसा नहीं है कि उसके पहले लोगों ने इसकी पहचान नहीं की थी। कबीर की कविताओं में कमज़ोर जातियों की पीड़ा को स्वर मिला था। ज्योतिबा फुले हो चुके थे उसके पहले, अंग्रेजों की जनगणना के पहले सत्य शोधक समाज जैसे संगठन का वो निर्माण कर चुके थे। स्त्रियों की शिक्षा पर उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले काम कर चुकी थी। बहुत सारी आवाज़ें उठ चुकी थी, लेकिन भावुकता में आवाज़ उठाना और इनकम्प्लीट सूचनाओं के आधार पर आवाज़ उठाना बड़ा फर्क पड़ता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही हो। अंग्रेज़ों के इस काम के बाद इतना हुआ कि अंग्रेज़ों ने ही इसकी पहल की और कहा कि भाई रिजर्वेशन जैसी कुछ चीज़ यहाँ पर लागू होनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो इन लोगों को आगे बढ़ा सकती है। और भी दूसरे कानून बनने चाहिए जहाँ कि आप जाति के आधार पर किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, गलत भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन सब का आधार वही था कि जनगणना के माध्यम से अन्य जो शैक्षणिक स्थिति उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब का सर्वेक्षण हमारे बीच में आया। आज जब जाति जनगणना की बात उठती है तो लोग तरह तरह की आपत्ति इस पर करते हैं। कहते हैं कि जातिवाद इससे बढ़ेगा और समाज में टकराव बढ़ेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण देकर याद दिलाना चाहूँगा कि टकराव करता कौन है। दलितों के लिए जब आरक्षण की बात उठती है, कुछ भी उसमें बढ़ाने की बात उठती है तो टकराव होते हैं। पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात जब उठी है, पूरा देश जल उठता है। आप सब लोग उसके गवाह हैं, सबका देखा हुआ वो दौर है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो पूरा देश जल उठा था। लेकिन जब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया जाता है तो एक माचिस की तिली भी नहीं जलती है कहीं, है ना। इसका मतलब क्या है? उपद्रव करने वाले कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि इस देश में उपद्रव के असली सूत्रधार सवर्ण जातियों के लोग हैं और सवर्ण जातियों के लोगों के भीतर से ही ये सारा विरोध सामने आता है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना जब होगी तो कमज़ोर लोगों की सच्चाई हमारे सामने आएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बीएचयू का। बीएचयू में जिन लोगों की नियुक्ति होती है, आप उनका निकाल करके देख लीजिए कि किन की नियुक्ति होती है, तो आप देखेंगे कि वहाँ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं। फिर राजपूत भूमिहार मिलाकर देख लीजिए, उसके बाद ऊंची जाति के, बनिया जाति के लोगों को आप देख लीजिए। अब 2, 3, 4 साल के भीतर जब अर्जुन सिंह ने ये ओबीसी की पॉलिसी लागू की, अब जाकर पिछड़ी जातियों के कुछ लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी भी प्रोफेसर के पद पर बहुत गिने चुने लोग वहाँ पर पिछड़ी जातियों से हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई थी पहले। उसी क्रम में तो प्रमोशन पा करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या वहाँ पर बाकी लोगों का कोई हक नहीं है?
आप उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को देख लीजिए जहां मैं काम करता हूं। 22 साल पहले मैं इस सेवा में आया था तो ऊंची जातियों के लोग बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते थे, लेकिन चूंकि वहां 50% आरक्षण लागू हुआ तो अब स्थिति है कि दलित और पिछड़ी जातियों के लोग वहां पर ठीक संख्या में दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ते थे। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो ये हाल बना रहेगा। इसका क्या मतलब है? जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है तो वो अयोग्य हैं। आप इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाइए चेक करने के लिए। आप यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को देखिए और वहाँ कैंडिडेट की जाति का क्रम देखिए। आप पाएंगे कि चूंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपी जांचते समय जांचने वाले के सामने ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये कॉपी किसकी है। इसीलिए वहाँ पर आज भी पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या टॉप में बहुत बड़ी रहती है। 100 में वो 50 से अधिक की संख्या में, चाहे सीबीएसई बोर्ड देख लीजिए, कम से कम यूपी और बिहार बोर्ड का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में 50 से ऊपर पिछड़ी जातियों के कैंडिडेट होते हैं मेरिट में। ये कहाँ चले जाते हैं जब बीएचयू में नौकरी पाने की ज़रूरत पड़ती है? तो ये सब कहीं ना कहीं गायब कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पता चल जाता है कि कैंडिडेट किस जाति का है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जितना पतित हुआ है पिछले 60-70 साल में, और इधर 30 साल में तो और तेज़ी से हुआ है, वह बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। खोजना पड़ता है। हम लोग अपने डिग्री कॉलेज में उंगली पे गिन के बता सकते हैं कि कितने मुस्लिम अध्यापक हैं हमारे यहाँ। और एक ज़माना था जबकि सरकारी नौकरी में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा हुआ करता था। 30-40 साल पहले का तो मुझे याद है, हमारे पिताजी नौकरी करते थे तो अक्सर मुस्लिम ऑफिसर दिखाई पड़ते थे, जो इंजीनियर थे, जो क्लर्क थे, अन्य पदों पर थे। लेकिन आज धीरे धीरे उनकी संख्या एकदम से गायब होती जा रही है। एक शब्द चलता है डाइवर्सिटी। ये जाति जनगणना के आधार पर विकास का जो मॉडल बनाया जाएगा वो निश्चित रूप से डाइवर्सिटी को फॉलो करेगा। डाइवर्सिटी मतलब जैसे समाज में सभी जातियों के लोग हैं और स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर, तीनों जेंडर के लोग हैं, समाज इन सब से मिलजुल करके बना है। समाज की विषमता को दूर करने का ये एक रास्ता हो सकता है कि आप इनको अलग अलग जगहों पर ठीक से रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनकी संख्या में उन्हें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम सब लोगों को याद है कि आज से 40-50 साल पहले कोई दलित अधिकारी आता था तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बात करते थे कि यह अयोग्य होगा। लेकिन आज ऐसी बात कम होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। इसका मतलब है कि यह माइंडसेट का मामला है, और जब हम साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं, तो हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये सब धारणा हमारी गलत धारणा है कि जाति के आधार पर कोई कमज़ोर होता है। कबीर ने बहुत पहले कहा था कि कहत कबीर मध्यम नहीं कोई मध्यम प्रतिभा का नहीं होता है, कि फलाने जात में पैदा हुआ है तो वो उसकी प्रतिभा कम होगी, और फलाने जात में पैदा हुआ है तो उसकी प्रतिभा ज़्यादा होगी। जाति जनगणना केवल समाज में नहीं होनी चाहिए, ताकत के तमाम स्रोतों में होनी चाहिए। जैसे शिक्षा में होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, कानून का जो विभाग है उसमें भी होनी चाहिए। हर जगह से इसकी जनगणना कराकर यह कोशिश की जानी चाहिए कि दूसरे वर्गों के लोग भी वहाँ पर प्रवेश करें। जब तक सभी वर्गों के लोग मुख्य संस्थानों में
प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि समाज की भी विषमता दूर नहीं होगी। दलितों की हालत अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से सटीक तरीके से सुधरी है तो वह सुधरी है आरक्षण से। उसके अलावा जितने भी तरह के उपाय किए गए आज तक, किसी भी चीज़ से दलितों की हालत में उतना सुधार नहीं हुआ जितना ठोस सुधार आरक्षण के माध्यम से हुआ है। तो मैं अंत में आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रा सा सोचिएगा, ज़रा सा भी सोचिएगा तो आप पाएंगे कि हमारी व्यवस्था का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ जाति की भूमिका काम न करती हो। जो अर्थव्यवस्था जैसी चीज़ है, आप वहाँ भी देखिएगा कि 2-4 जातियों का वर्चस्व वहाँ पर आज भी जमा हुआ है, आज भी बना हुआ है। 2 ही 4 जातियाँ हैं जिनके पास पूंजी का बड़ा हिस्सा है आज भी, और वो सब कुछ अपने मन से करते हैं। आप न्याय व्यवस्था में जाएं, वहाँ भी 2 ही 4 जातियों के लोग भरे पड़े हैं। वर्चस्व का कोई भी रूप जो जन्म पर आधारित हो वह अच्छा नहीं होता है। मैं तो यही कहूँगा कि सफाई कर्मी के पद हैं, वहाँ ब्राह्मण की संख्या कम है तो उनको वहाँ आरक्षण दे के नौकरी देना चाहिए ताकि वो भी वहाँ पर जाएं। इसका कई फायदे हैं। जब मुख्य धारा के लोग कहीं पहुँचते हैं तो वहाँ सुधार भी होता है। जैसे मैं कहूँ कि गांव में जो पहले स्कूल हुआ करते थे उसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। धनी परिवार के बच्चे भी जाते थे और गरीब परिवार के बच्चे भी जाते थे। इसीलिए उस स्कूल में पढ़ाई होती थी, ध्यान दिया जाता था और वहाँ से पढ़ने वाले लोग ऑफिसर होते थे। अब एक समय आया जब गांव के उस विद्यालय में केवल गरीब घर के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए वहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। जो स्वयं गरीब है वो सिस्टम पे क्या दबाव बना पाएगा कि तुम यहाँ पर ठीक से भाई पढ़ाई लिखाई करवाओ। और जब सभी वर्गों के लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को समृद्ध करेंगे। जब दलित के साथ ब्राह्मण काम करेगा, पिछड़ा काम करेगा, क्षत्रिय काम करेगा, तो वो एक दूसरे को ठीक से समझ पाएंगे। मैं कल परसों की बात बताऊं, मेरे कॉलेज में एक महिला है, वो सफाई का काम करती है। उसने एक अध्यापक को कहा, बाबू साहब, उस अध्यापक ने मना किया कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, हमें बाबू साहब मत बोलो। हमें बाबू साहब बोलोगी तो तुमको हम क्या बोलें? हम तुमको खटिक बोलें? हम तुमको चमार बोलें? कैसे ऐसी भाषा चल पाएगी? सर कहो, मैडम कहो, बात खत्म हो जाए। हमको बाबू साहब कहोगी, लेकिन कोई दलित अध्यापक होगा तो उसको क्या कहोगी? हम लोगों ने समझाया उसे कि ये भाषा पुरानी है, ग्रामीण सभ्यता में चलती थी, लेकिन जब हम सब लोग साथ हैं एक संस्था के भीतर तो ऐसे संबोधनों का उपयोग करें जो सब पर लागू हो सके। साथ काम करने से बहुत सी भ्रांतियाँ दूर होती हैं। इसीलिए जाति जनगणना के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तरह तरह के सुधार के रास्ते खुलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।